हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर हमने अपना चैप्टर स्टार्ट करके रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बैलेंस शीट खत्म, लाइबिलिटीज एसेट उसके अंदर दोनों खत्म, स्टेटमेंट ऑफ P&L खत्म। तो सर बचा क्या है? सर बचा ये है कि मेरे वाले नोट्स में कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, आपको वो भी साथ साथ थ्योरी के लिए पढ़ने पड़ेंगे। तो सर कुछ छुड़वाता तो मैं हूं नहीं, तो आओ भाई नोट्स खोलो प्लीज सारे फटाफट से अपने नोट्स खोलो। नोट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स में पहले पेज पे आओ। जस्ट रीडिंग का काम है, मैं आपको कुछ कुछ चीजें समझा रहा हूं, आप समझते जाओ, रीड करते जाओ, फटाफट खत्म करते हैं। आ जाओ बेटा। सबसे पहले पॉइंट गिवन है सर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिक्वेस्ट ये है प्लीज नोट्स या तो फिजिकल फॉर्म में या आपके पास फोन हो लैपटॉप हो प्लीज ओपन करके रखना, ठीक है जी। आओ, सबसे पहली चीज आपको गिवन है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन क्या है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली दो चीजों पर डिपेंडेंट होते हैं, P&L एंड बैलेंस शीट। तो सर लाइन आपके लिए पढ़ता हूं, समराइज स्टेटमेंट्स जो ब्लू में हाईलाइटेड है उस पर फोकस करना। समराइज स्टेटमेंट्स होती हैं सर किस चीज की? सर बैलेंस शीट और P&L की, ठीक है जी। आगे आपको मिलेगा क्या दो चीजें बताती है सर? एक तो प्रॉफिटेबिलिटी बताती है, एक फाइनेंशियल पोजीशन। तो सर आगे दो टर्म्स आपको अभी बता देता हूं। आओ भाई इसके साथ ये भी सीख लेते हैं। सर बैलेंस शीट क्या होती है? सर इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी के पास कितने एसेट्स कितनी लाइबिलिटीज हैं, वो एक स्टेटमेंट में लिखा जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। साथ साथ एक और आप वर्ड देखोगे P&L। सर P&L क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, या इनकम पोजीशन आप बोल सकते हो, इनकम पोजीशन ऑफ अ कंपनी की। सर कितने इनकम है कितने एक्सपेंसेस हैं, दोनों का डिफरेंस नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस। तीनों पॉइंट्स एक साथ आपको सिखाता हूं। पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है सर? समराइज स्टेटमेंट्स है किसका? सर जो फाइनेंशियल पोजीशन बताए, बोले तो बैलेंस शीट, या फिर जो इनकम पोजीशन या इनकम स्टेटमेंट बताए, बोले तो P&L उनका। आगे आप पढ़ोगे सर बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट वो है जो एसेट लाइबिलिटीज के बारे में आपको नॉलेज दे, और इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। आगे आओ बेटा, अगली चीज आपको मिलेगी P&L। सेम चीज कि आपकी बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम पोजीशन या इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। तीन पॉइंट्स खत्म। चले सर आगे आते हैं। एक पॉइंट आएगा सर नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं? तो सर नोट्स टू अकाउंट कुछ नहीं होते, सप्लीमेंट्री नोट्स होते हैं। आप देखो सप्लीमेंट्री नोट्स का क्या मतलब है? बैलेंस शीट में प्रॉपर फिगर्स होती है। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10 करोड़ रुपए है, 10 लाख रुपए है, यह बैलेंस शीट में दिखाओगे। लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में ऐसे शो होता है कि लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख का था, उसमें से 2 लाख का आपने डेप्रीसिएशन इस साल माइनस किया, तो वैल्यू कितनी बची? 10 लाख। इसका मतलब जो भी प्लस माइनस वाली कैलकुलेशंस होती हैं वो आप किसके अंदर शो करते हो? नोट्स टू अकाउंट्स में। फाइनल फिगर्स कहां पे जाती है? बैलेंस शीट एंड P&L में। सर आपने शेयर्स की बैलेंस शीट सीखी अभी, आपने अगर आप पहली बार ही पढ़ रहे हो सकता है आपने इसके बाद शेयर्स की बैलेंस शीट आप देखोगे। इन शॉर्ट सेकंड बुक में एक चैप्टर है शेयर्स की बैलेंस शीट का, वहां पे आप चेक करना, आप नोट्स टू अकाउंट्स में सब कुछ दिखाते हो, शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज कैपिटल, इशूड सब्सक्राइब कैपिटल, लेकिन फाइनल अमाउंट तो बैलेंस शीट में कहां से जाता है भैया? जो सब्सक्राइब्ड का टोटल आता है वर्किंग नोट से, वो जाता है बैलेंस शीट में। तो सर नोट्स टू अकाउंट्स कुछ नहीं है, सप्लीमेंट्री नोट्स हैं टू फाइनेंशियल पोजीशन एंड इनकम स्टेटमेंट। बोले तो बैलेंस शीट और P&L के क्या है? सप्लीमेंट्री नोट्स हैं जहां पे आप कैलकुलेशन शो करते हो। प्लीज अपने चारों पॉइंट्स यहां पे रीड करो। चलो जी, चलें सर आगे। अज्यूम्ड आपने रीड किया। अगली चीज आपको मिलेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका सर एक पूरा चैप्टर भी है आपकी थर्ड बुक में, लास्ट चैप्टर। फिलहाल के लिए इस पर ध्यान देते हैं कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। एक पूरे साल में पैसा आया कितना, पैसा गया कितना, इसको हम क्या कहते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए सर अज्यूम्ड आपको यहां तक क्लियर होगा, जो बेसिक आपने चीजें पढ़ी, बेसिक एक एक डेफिनेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट्स, एंड लास्ट आपने क्या पढ़ा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बाद सर आगे चलना, पेज नंबर 4 के आसपास आना, आपको यूजर्स एंड यूजेस। देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं पहले पढ़ा देता हूं, बाकी जो थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में ज्यादा अच्छी चीजें नहीं पूछी जाती बोर्ड में, वो आपके लिए रीडिंग के लिए दे दूंगा, वो आप खुद से रीड करना। इतना तो आप कर ही सकते हो यार, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए, आप प्लीज वहां से वो चीज रीड करना। आओ जी, दो टर्म्स से बात करता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान से बेटा बात सुनना, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं लगेगा, समझ आपको सारा आएगा, बस इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। सर यूजर्स का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन कौन लोग यूज करते हैं।
सर क्या मतलब हुआ इसका? देखो, आप एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, आप एक बैलेंस शीट बनाते हो, अकाउंटेंट ये बना के रेडी तो कर देगा, किसके लिए बनाया जा रहा है, कौन लोग हैं, कैसी जनता है, कौन वो इंसान है जो इसको यूज करेगा, उसको हम कहते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आगे सुनो सर, यूजर्स में दो लोग आते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स, एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। दो लोग कौन कौन होंगे सर? पहला होगा इंटरनल, दूसरा होगा एक्सटर्नल। इंटरनल में सिर्फ एक नाम आता है, एज पर न्यू सिलेबस, एज पर न्यू स्टडी मटेरियल, इंटरनल में सिर्फ एक नाम आता है, उसका नाम क्या है? मैनेजमेंट। ध्यान से सुनना बेटा, उसका नाम क्या है जी? मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट कौन होती है? एक कंपनी में जो भी मेजर डिसीजन लेती है, जो धंधा चलाती है, जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में पार्ट लेती है, उसको हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीईओ, सीएफओ, हायर इंडिविजुअल्स हो गए आपके, डायरेक्टर्स, ये सारे एम्प्लॉयज, लेबर, ये सब आपकी मैनेजमेंट का पार्ट है, जो लोग धंधा चलाने में मदद करते हैं। अब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पी एंड एल और बैलेंस शीट, इनके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो, इन्होंने इस साल धंधा चलाया, एक पूरे साल धंधा चलाया, अब इनको पता तो होना चाहिए ना इन्होंने कितना कमाया, पता चलेगा पीएनएल से। बैलेंस शीट में कितने एसेट्स आपके पूरे साल में बढ़े, कितनी लाइबिलिटीज बढ़ी, लाइबिलिटीज ज्यादा तो नहीं बढ़ गई, डेट आपका ज्यादा तो नहीं बढ़ गया, ये सारी चीजें यहां से पता चलेगी। इस वे में ये अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए फोरकास्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर सकते हैं कि अगले साल धंधा कैसे चलाना है। तो इसका मतलब आराम से सुनो, पीएनएल और बैलेंस शीट किसके लिए जरूरी है? मैनेजमेंट के लिए। भैया जब तक आपको मैनेजमेंट के पीएनएल नहीं पता होगा, मैनेजमेंट को पता नहीं होगा उन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया, वो अगले साल के लिए काम कैसे भरे करेंगे? इस साल लॉस में हूं अगर मैं, तो अगले साल प्रॉफिट में कैसे आएंगे उसके लिए सोचना है। इस साल प्रॉफिट में हूं मैं, तो अगले साल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करना है, ये सोचना है। कोई दिक्कत? अभी बताओ बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट में यूजुअली क्या होता है? एसेट लाइबिलिटीज, मेरे एसेट्स बढ़े हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज ज्यादा तो नहीं बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई तो अगले साल कुछ लाइबिलिटीज पे करेंगे, भाई उसका इंटरेस्ट बर्डन भी तो आता है। ये सारी चीजें किसको सोचनी होती है? मैनेजमेंट को। इसलिए उनको पी एंड एल बैलेंस शीट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आराम से इसको रीड करना बेटा। चले सर रीड कर लिया एक बारी। आओ भाई अब एक्सटर्नल यूजर्स पे आते हैं। देखो सर पहली बात तो एक अपडेट आपको ऐसी बता देता हूं, पहले ना शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर, सॉरी शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, ये इंटरनल का पार्ट होते थे। भाई शेयर होल्डर कंपनी के मालिक है, इंटरनल का पार्ट होना चाहिए। एम्प्लॉय कंपनी में काम करते हैं, भाई मैनेजमेंट का पार्ट होना चाहिए। लेकिन अब अलग से जब सीबीएसई ने नया स्टडी मैट निकाला, नए चेंजेस निकाले, उसमें चेंज क्या हो गया सर? इंटरनल में तो एक ही चीज लिख के छोड़ दी उन्होंने, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में यूजुअली हायर इंडिविजुअल्स आते हैं, सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर्स, ये लोग, ये मैनेजमेंट का पार्ट है। बाकी सबको सीबीएसई ने एक्सटर्नल में डाल दिया। अब ऑब्वियसली मेरे कोई चीज गलत लगती है, शेयर होल्डर्स मालिक हैं, इंटरनल होने चाहिए। सर एम्प्लॉयज कंपनी में काम करते हैं, इंटरनल होने चाहिए। लेकिन सीबीएसई ने चेंज किया, अपन तो वैसे ही पढ़ेंगे, अपने पास ऑप्शन थोड़ी है, उन्होंने चेंज किया, हम वैसे ही पढ़ेंगे। अब आओ सर शेयर होल्डर्स, चलो एक्सटर्नल में ठीक है, नाम अलग से याद कर लेंगे, एक्सटर्नल में शेयर होल्डर्स हैं। सिंपल सी एक बात बताओ, शेयर होल्डर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों जरूरी है? भैया यार क्या पूछ रहे हो आप, शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, मालिक को पता ही नहीं है कंपनी प्रॉफिट में या लॉस में है, तो कैसा मालिक है? मालिक को पता ही नहीं है उसके पास एसेट लाइबिलिटी कितने हैं, तो भाई कैसा मालिक है? सिंपल सी बात, शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं? ओनर्स। ओनर्स को पता होना चाहिए आपका पीएनएल क्या शो करता है, आपकी बैलेंस शीट क्या शो करती है। तो ये भी क्या है? यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आ गया हो सर इन्वेस्टर कौन होता है? फिर शेयर होल्डर जो पैसा इन्वेस्ट करता है, तो सर इन्वेस्टर कौन हुआ? डिफरेंस समझना, बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। शेयर होल्डर वो होता है जो कंपनी में पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है। शेयर होल्डर वो होता है जिसने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, कंपनी में वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड बैठा है। इन्वेस्टर वो होता है जो भी रिसर्च कर रहा है, जो कंपनी उसको अच्छी लगेगी वो उसके शेयर्स परचेज कर लेगा। तो इन्वेस्टर भी क्या देखता है?
भाई किसी कंपनी में मेरे को पैसा लगाना है, मैं चेक करूंगा उनका पीएनएल कैसा दिखता है, प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है तो कितना है, उनकी बैलेंस शीट में एसेट ज्यादा है कि लायबिलिटी ज्यादा है, अगर लायबिलिटी या डेट ज्यादा होगा मैं पैसा इन्वेस्ट करने से डरूंगा। करेक्ट है, तो इन्वेस्टर क्या हो गया, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल सिंपल पॉइंट्स। सर गवर्नमेंट, एक बात बताओ, कंपनी से गवर्नमेंट को क्या लेना होता है? सर गवर्नमेंट हो या टैक्स अथॉरिटीज आप कह लो, इनको क्या लेना होता है? टैक्स लेना होता है। तो सर टैक्स के लिए ऑब्वियसली इनको देखना पड़ेगा ना, पीएनएल से पता चलेगा कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, जितना प्रॉफिट कमाया उसी पे क्या लगेगा, टैक्स। सिंपल। करेक्ट है, बताओ कोई डाउट? सर अगला नाम आपको मिलता है सेबी। सर सेबी आपको पता है, बिजनेस स्टडीज में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सर सेबी का काम होता है वो हर कंपनी पे नजर रखता है कि कई कंपनी कुछ गलत तो नहीं कर रही जनता के साथ, कंपनी जनता का पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगी, पैसा डुबा तो नहीं देगी, ये सब किस पे नजर, ये सब पे नजर कौन रखता है जी? सेबी। तो सेबी के लिए भी जरूरी होता है कि आप पीएनएल बैलेंस शीट को स्टडी करो। अगर आप बैलेंस शीट पीएनएल को स्टडी नहीं करोगे, आप कैसे पता लगाओगे कि कंपनी कुछ घोटाला कर रही है कि नहीं कर रही है? तो भैया सेबी भी किस पे नजर रखता है? पीएनएल बैलेंस शीट पे। तो सेबी भी क्या हो गया, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आ गया बेटा। एम्प्लॉयज के लिए आपको बता दिया। सर एम्प्लॉय के लिए रीजन सेम है, अगर एम्प्लॉय को पता है उसकी कंपनी लॉस मेकिंग है, उसकी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, पीएनएल से पता चलेगा लॉस है, तो सर लॉस है तो एक बात बताओ, क्या वो इस कंपनी में ज्वाइन रहना चाहेगा? उसको अगर किसी और कंपनी से ऑफर आएगा जो अच्छी प्रॉफिटेबल है, वो वहां पे जाएगा। क्यों जाएगा सर? सर वहां पे उसका इंक्रीमेंट के चांसेस ज्यादा है ना। अगर वो उस कंपनी को ज्वाइन करता है जो कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो उसकी सैलरी बढ़ाएगी कभी ना कभी टाइम के साथ। जो कंपनी लॉस मेकिंग है, साला तुम पहले से ही लॉस में हो, तुम सैलरी बढ़ाने के बारे में सोचोगे ही नहीं, तो एम्प्लॉय भी छोड़ के जाएगा। कस्टमर, भाई कस्टमर यूजुअली रिसर्च नहीं करते, लेकिन कई बार अच्छे कस्टमर्स होते हैं, उन्हें नॉलेज होती है कि हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन या फिर इनकम स्टेटमेंट कैसा दिखता है। करेक्ट है सर। मैं किसी कंपनी में डील करता हूं, मान लो मैं रिलायंस की जियो सिम यूज करता हूं, तो मैं मेरे को शौक है स्टडी करने का, इसलिए मैं देखता हूं कि रिलायंस का पीएनएल स्टेटमेंट कैसा है, रिलायंस का बैलेंस शीट कैसा है, ये सब मैं अपने नजर में रखता हूं। जरूरी नहीं है हर कस्टमर देखे, स्टिल एक कस्टमर भी क्या हो सकता है, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर एक आध पॉइंट ऐसी मेरे को याद है, बुक उसमें होगा आपके नोट्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स या क्रेडिटर्स, इनके लिए भी बहुत जरूरी है। क्यों भाई? अगर आपने ऑलरेडी बहुत सारा लोन ले रखा है, आपकी बैलेंस शीट में दिख रहा है आपकी ऑलरेडी डेट या लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है, क्या बैंक वाले आपको लोन देंगे? क्या क्रेडिटर्स आपको उधार देंगे? नहीं देंगे। आपका भैया सिंपल सी बात है, आपके लोन ज्यादा है तो बैंक वाले डरेंगे लोन देने के लिए, ये कंपनी लोन पे लोन लिए जा रही है, पे बैक कैसे करेगी? तो सर इसलिए यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूजर और कौन बन जाता है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और क्रेडिटर्स। प्लीज इसको आराम से रीड करिएगा, आराम से 2-5 मिनट टाइम लो, इसको रीड करो। चलो कट कर दियो, कट। आ जाओ भाई सब स्क्रीन पे। अज्यूम्ड आपने नोट से ही चीज पढ़ ली, तो सर आगे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सही तो पढ़ लिया। सर अभी डिफरेंस बताता हूं। आपने यूजर्स पढ़ा, यूजर्स क्या होते हैं कि कौन वो लोग हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। यूजर्स का मतलब होता है पीएनएल बैलेंस शीट, बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस काम आते हैं भाई, ये लोग भी पढ़ेंगे। ये पढ़ के क्या काम आएगा? तो सर 4 यूजेस होते हैं, डेट एनालिसिस, क्रेडिट एनालिसिस, सिक्योरिटी एनालिसिस और डिविडेंड डिसीजन। चारों बहुत इजी हैं, आपको यहां से पढ़ाना शुरू करता हूं। सर एक बात बताओ, पीएनएल क्या बताता है? सर पीएनएल बताता है आपने कितना प्रॉफिट कमाया। तो बहुत सिंपल सी बात है, कंपनी जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाती है उतना ज्यादा डिविडेंड देगी कंपनी। कंपनी अगर कम प्रॉफिट कमाती है उतना कम प्रॉफिट एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंपनी। तो सर बहुत सिंपल है, डिविडेंड डिसीजन कि आपको हर साल कितना डिविडेंड अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है, ये डिपेंड करेगा किस चीज पे, पीएनएल स्टेटमेंट पे, कि कितना प्रॉफिट आपने कमाया। ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड। सिंपल। चलें आगे। सर आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर आपका सिक्योरिटी एनालिसिस। सर सिक्योरिटी एनालिसिस में क्या है, देखो
शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में अपना पैसा लगाया और पैसा लगा के क्या बन गए, ओनर बन गए। अब जो शेयर होल्डर ने अपनी कंपनी में पैसा लगाया है वो सिक्योर्ड है कि नहीं है? सर कैसे पता चलेगा? देखो मैंने इस कंपनी में पैसा लगाया, मैं इस कंपनी की ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी चेक करूंगा, कंपनी प्रॉफिट कमा रही कि नहीं कमा रही, भैया कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, ये सब चीजें चेक करूंगा। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो मेरा पैसा सिक्योर्ड है, मेरा पैसा डूबेगा नहीं। लेकिन अगर कंपनी लॉस में है, लॉस में ही जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, तो मेरे को एक चीज दिमाग में खटकेगी, मेरा पैसा डूब सकता है, तो इसलिए मैं अपना पैसा इस कंपनी से निकाल लूंगा, अपने शेयर्स क्या कर दूंगा, बेच दूंगा। तो सर यहाँ कौन सा एनालिसिस आएगा? सिक्योरिटी एनालिसिस। ऑब्वियसली आपको P&L बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, तभी आप सिक्योर हो पाओगे कि आपका पैसा सेफ है कि नहीं। चलें आगे, पक्का। पहले सर ये करा देता हूँ, डेट एनालिसिस सुनो। क्रेडिट थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकता है, इसलिए पहले डेट एनालिसिस करते हैं। सर डेट का मतलब होता है उधार, आपने कितना लोन ले रखा है। अब एक बात बताओ, कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसको एक चीज देखनी पड़ती है हमेशा कि सर बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में कितना डेट है, कितना लोन है, कितना उधार है। अगर मैंने ऑलरेडी बहुत सारा लोन ले रखा है तो मैं और लोन तो नहीं ले सकता, अगर लोन कम है तो मैं और लोन ले सकता हूं। तो सर डेट एनालिसिस सिंपल है, आप फ्यूचर अपकमिंग ईयर्स में डेट उधार कितना ले सकते हो, कितना नहीं ले सकते। ज्यादा डेट है तो कुछ आपको रीपे करना पड़ेगा, ये क्या होता है जी? डेट एनालिसिस। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत? लास्ट पे चले। सर क्रेडिट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहली चीज आप अपने कैश फ्लो के बारे में जानो। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट ये होती है, एक साल में कितना पैसा आया कितना गया, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है। अगर मेरी कंपनी का कैश का जो फ्लो है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का मतलब है मेरे पास अच्छा खासा कैश पड़ा है, मेरे को पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं अपने डेटर्स को क्रेडिट पीरियड ज्यादा दूंगा। सर आराम से सुनो, मतलब समझो। पहली बात तो दिमाग में बैठाओ, मेरे पास अच्छा खासा पैसा पड़ा है, कैश, बहुत कैश पड़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है कैश की। जो मेरे डेटर्स होते हैं वो मेरे से कहते हैं सर 6 महीने का उधार दे दो, हम 6 महीने बाद आपको पैसा दे देंगे। भाई यूजुअली बड़ी कंपनीज उधार में डील करती हैं, करना पड़ता है, तो उधार में माल बेचना खरीदना पड़ता है। मैंने माल बेचा, डेटर्स कहते हैं 6 महीने बाद पैसा देंगे। भाई मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं क्या बोलूंगा, दे देना 6 महीने बाद आराम से पैसा दे देना, आपका क्रेडिट पीरियड मैंने आराम से इंक्रीज कर दिया, 6 महीने बाद देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक और कंपनी है जिसका कैश फ्लो जो है वो वीक है। वीक का मतलब है कैश की शॉर्टेज है, कैश की कमी है। यार कैश की कमी होगी तो क्या आप लोगों को ज्यादा टाइम के लिए उधार दोगे? मेरे पास कैश की कमी है, मेरे पास हाथ में कैश नहीं है, ज्यादा कैश है नहीं, तो तुम लोगों को उधार ज्यादा टाइम के लिए दोगे नहीं। तुम डेटर्स को बोलोगे यार 6 महीने पॉसिबल नहीं है, भाई मुझे भी अपना धंधा चलाना है, पैसा दो, तो मैं आपको सिर्फ 3 महीने तक का मैक्सिमम उधार दे सकता हूँ। मैक्सिमम उधार मैं आपको कितने टाइम के लिए दे सकता हूँ? 3 महीने तक का। सिंपल सी बात है सर। तो यही आपका क्या है? क्रेडिट एनालिसिस। प्लीज रिक्वेस्ट है, इसको यहीं पे रोको, वीडियो को पॉज करो, रीड करो, यूजर्स यूजेस दोनों अच्छे से रीड करना, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, प्लीज रीड करो। चलो चले सर आगे, आओ बेटा आगे चलते हैं। यूजर यूजेस आपने पढ़ लिया, तो सर आप इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देते हैं बस, बाकी आपका रीडिंग मटेरियल है। पेज नंबर 5 पे आओगे बेटा, आपको लिमिटेशंस मिलेगी अकाउंट्स की या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशन। तो सर पहली बात, पॉइंटर्स आप पढ़ते जाना, मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, रीड करना। पहला पॉइंट है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। सर अकाउंट्स की एक लिमिटेशन होती है, हम कोई भी एसेट वगैरह परचेज करते हैं, हम हमेशा उसको हिस्टोरिकल वैल्यू पे दिखाते हैं। एग्जांपल, मैंने 10 साल पहले 10 लाख का लैंड परचेज किया, मैं आज भी उसको 10 लाख का दिखा रहा हूँ। ऑल्दो वी चार्ज डेप्रीसिएशन, लैंड पे तो खैर चार्ज नहीं होता, बाकी एसेट्स में हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, हम कभी उसे मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाते। अनटिल एंड अनलेस आपने फर्स्ट बुक में रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखा कि अगर आप उसको रीवैल्यू कर रहे हो तब आप नई वैल्यूज दिखाओ, या उसको बेचने जा रहे हो तब नई वैल्यू दिखाओ, वरना तब तक अकाउंट्स हमेशा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पे बनाए जाते हैं। तो सर ये तो लिमिटेशन है, उसकी आज की वैल्यू कितनी आपको दिखानी चाहिए ना, लेकिन अकाउंट्स में नहीं दिखाई जाती, तो ये आपकी लिमिटेशन। लिमिटेशन नंबर 2, अफेक्टेड बाय एस्टिमेट। सर सुनो, अकाउंट्स में सारी चीजें एक्यूरेट नहीं होती। एग्जांपल दो सर। सर हम कहते हैं डेप्रीसिएशन 10% चार्ज हुआ, मेरा एसी है, मेरा पूरा साल एसी मान लो पूरा साल चलता है, सर्दियों में भी चलता है, मान लो ऐसा, तो एक बात बताओ, जरूरी है उस पर 10% ही डेप्री लगे? ज्यादा भी तो वैल्यू कम हो सकती है, कभी 15-20% लग सकता है, किसी साल एसी चला ही नहीं है तो 7-8% भी लग सकता है। मतलब 10% एक अजम्पशन बेसिस पे, एक एस्टिमेट बेसिस पे आप उस पर डेप्री लगाते हो। दूसरा एग्जाम्पल, आपने एक चीज सीखी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब सर कितना पैसा डूबने के चांस है, कितना पैसा डूबेगा, ये भी तो एस्टिमेट है।
आप कहते हो क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रिएट 10% प्रोविजन, तो सर ये भी तो एस्टिमेट है, ज्यादा भी तो डूब सकता है, कम भी तो डूब सकता है, हो सकता है डूबे ही ना, तो प्रोविजन भी आपके लिए क्या होता है, एस्टिमेट। तो सही भी अकाउंट्स की क्या है, लिमिटेशन की हर जगह एक्यूरेसी नहीं है, कई कई जगह आपको एस्टिमेट्स दिखते हैं। चले आगे आओ बेटा, डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, सिंपल सी बात बोलूंगा, इसके साथ एक और पॉइंट है वो भी साथ में बता देता हूं, फ्री फ्रॉम बायसनेस, एक आपका पॉइंट होगा, पॉइंट सेकंड लास्ट पॉइंट होगा नॉट फ्री फ्रॉम बायसनेस, डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, दोनों साथ में समझा देता हूं, दोनों का कॉम्बिनेशन सेम है। देखो हम दो सी हैं, CA1 CA2, हम दो सी हैं, हम अपनी फर्म में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब मेरे को SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड अच्छा लगता है तो मैं SLM फॉलो करता हूं, इसको WDV अच्छा लगता है, ये WDV फॉलो करता है, कहीं ये तो नहीं लिखा ना अब यही मेथड फॉलो करो, आपके पास दो दो ऑप्शंस हैं, तो मैं SLM फॉलो करता हूं, ये WDV फॉलो करता है, तो यहाँ पे डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हो गए, मैं कुछ अलग स्टैंडर्ड अलग मेथड लगा रहा हूं, वो कुछ अलग स्टैंडर्ड अलग मेथड लगा रहा है, सेम चीज को बोला जाता है नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। पर्सनल बायसनेस या पर्सनल जजमेंट क्या होता है, मेरे को SLM अच्छा लगता है इसलिए मैं SLM लगाता हूं, उसको WDV अच्छा लगता है इसलिए वो WDV लगाता है, तो सर यहाँ पे पर्सनल जजमेंट, पर्सनल बायसनेस भी इंक्लूड हो गई कि जो CA को पसंद है, जहां जहां पे CA का झुकाव थोड़ा सा ज्यादा है, CA को ये चीज ज्यादा पसंद है, वो ये चीज लगाएगा, तो सर ये भी तो एक लिमिटेशन हुई ना, आप हर जगह, अब एक बात बताओ, वो WDV लगा रहा है मैं SLM लगा रहा हूं, हम दोनों की फर्म्स को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी फर्म का जो प्रॉफिट निकल के आया है वो SLM के बाद निकल के आया है, उसकी फर्म का WDV के बाद आया है, इतना समझो, ये भी एक, ये भी आपके लिए क्या है, लिमिटेशन है कि सर आप एक तो नॉट फ्री फ्रॉम बायसनेस, पर्सनल जजमेंट चलती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, और दूसरी बात डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। प्लीज बेटा दोनों पॉइंट्स को रीड करना, आराम से आपको समझ आएगा, चलो 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 फटाफट रीड करो, आराम से 2 मिनट लो, रीड करो इनको साथ साथ। चलें सर, पक्की बात। सर अगले पॉइंट पे आते हैं, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर, अरे ये तो सबको पता है, अकाउंट्स में आप क्वांटिटी रिकॉर्ड करते हो, क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं करते। मैंने कहा मैंने 10 लाख का माल बेचा, रिकॉर्ड हो सकता है अकाउंट्स में, वो 10 लाख का माल A1 क्वालिटी का था, टॉप नॉच क्वालिटी का था, क्वालिटी रिकॉर्ड हो सकती है नहीं, तो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पता है सर हमें, अकाउंट्स में सिर्फ वो चीजें रिकॉर्ड होती है जिसको आप क्वांटिटी में मेजर कर सको, अमाउंट में मेजर कर सको, क्वालिटी तो नहीं आ सकती। करेक्ट है सर, आगे चलते हैं, प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर्ड। सर ये पॉइंट बहुत सिंपल सी बात है, आपने भी हिस्टोरिकल कॉस्ट पढ़ा, क्या पढ़ा उसमें कि सर जो चीजें हम जितनी वैल्यू पे खरीदते हैं, अनलेस हम डेप्री तो लगाते हैं, बाकी हम सेम वैल्यूज पे दिखाते रहते हैं चीजों को, उसके मार्केट प्राइस पे कभी ऐसे चलते फिरते रिवैल्यू नहीं करते, सेम पॉइंट है। प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर, मतलब मेरी एक लैंड थी 10 लाख की, आज 10 साल बाद वो 1 करोड़ की हो गई है, लेकिन मैं अपनी बुक्स में शो ही नहीं करता। दो रीजन है इसके, पहली बात तो खुद अकाउंट्स प्रिंसिपल कि आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चीजों को शो करोगे, और दूसरा अगर मैं 10 लाख की चीज को 1 करोड़ पे शो करूंगा तो 90 लाख का प्रॉफिट मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाएगा, और प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट पे क्या देना पड़ता है, टैक्स। तो जब आप अभी लैंड बेच नहीं रहे, टैक्स क्यों देना, तो इसलिए अकाउंटेंट शो ही नहीं करते उसको, कि जब बेचेंगे तब की तब देखेंगे, अभी अगर तुम 90 लाख का प्रॉफिट दिखा दोगे बुक्स में तो तुम्हें उस पर क्या देना पड़ जाएगा, सिंपल पॉइंट। बताओ जी कोई दिक्कत। लास्ट पॉइंट, विंडो ड्रेसिंग। सर विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, अकाउंट्स कैन बी मैन्युपुलेटेड, सुनना ध्यान से, मार्कर कहां जी, आओ भाई, अकाउंट्स कैन बी मैन्युपुलेटेड, क्या मतलब है सर इसका, सर मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 CR का प्रॉफिट था, अब 1 CR पे प्रॉफिट हो तो बहुत टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स तो बनेगा बहुत सारा, तो अकाउंट्स को मैंने मैन्युपुलेट कैसे किया, मैंने फेक सिग्नेचर्स, फेक बिल्स बनवाए। देखो आजकल तो देखो बहुत अच्छा सिस्टम हो चुका है, GST वगैरह होता है तो हर चीजें पकड़ी चली जाती है, लेकिन स्टिल कई लोग बच के निकल जाते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने 50 लाख रुपए के फेक एक्सपेंसेस, फेक बिल्स दिखा दिए, एक्चुअल में कोई खर्चा नहीं हुआ, फेक बिल्स दिखा दिए, अटैच कर दिए अकाउंट्स के साथ, तो अब उनका प्रॉफिट कितना बचा, 50 लाख, तो उनको टैक्स भी कितना देना पड़ा, 50 लाख पे हो गए ना अकाउंट्स मैन्युपुलेट। अकाउंट्स आपने मैन्युपुलेट कर दिए, छेड़छाड़ कर दिया, इसी को हम क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग। अकाउंट्स कैन बी इजीली मैन्युपुलेटेड। अब थोड़ा स्ट्रिक्टनेस हो रही है, जैसे ऑनलाइन पोर्टल आ गया, टैक्स का GST आ गया, तो थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस हो रही है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा, अभी भी CAs अकाउंट्स को आराम से मैन्युपुलेट कर सकते हैं। भाई उनका काम भी है थोड़ा बहुत टैक्स बचाना, लेकिन इसको हम टैक्स इवेजन कहते हैं, टैक्स की चोरी, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आपको सरकार को पूरा टैक्स देना चाहिए, वरना आप लायबल हो तो बाद में पेनल्टी के लिए, इंप्रिजनमेंट के लिए जेल भी आपको हो सकती है, बिल्कुल।
ठीक है सर। तो विंडो ड्रेसिंग का काम है मेरे को आपको समझाना। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है छेड़छाड़ करना, अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करना। सर ये होता है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताओ जी, सारे लिमिटेशन खत्म, कुछ पूछना है पूछो। अब सर एक आध पॉइंट में आपको, बाकी सारे आपको रीड करने जो भी बच जाता है, एसेंशियल्स वगैरह सब आपको रीड करने हैं। एक ऑब्जेक्टिव्स और एक बार मैं पढ़ा देता हूँ आपको, या वो भी तुम रीड कर सकते हो, मैं दो चार एक बार समझा देता हूँ। पेज नंबर 2 पे आना। पेज नंबर 2 पे आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर एक दो पॉइंट आपको बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हो। सर पहली बात, इससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, इनकम स्टेटमेंट की वजह से। सर आपको पता चलते हैं आपके बिजनेस में एसेट लायबिलिटीज कितने हैं, बैलेंस शीट की वजह से। सर आपको पता चलता है आपकी मैनेजमेंट ने कितना इफेक्टिवली या एफिशिएंटली काम किया है, या अगर मेरी कंपनी प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाई जा रही है, मतलब मेरी मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है। और अगर प्रॉफिट डिक्लाइन होता जा रहा है, मैनेजमेंट अच्छा काम नहीं कर रही। प्लीज ये दो चार पॉइंट्स पढ़ो। एक और पॉइंट, आपके जितने भी रिसोर्सेस थे, सर रिसोर्सेस का मतलब होता है जो पैसा आपने उठाया, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी, वो अच्छे से यूटिलाइज होए कि नहीं होए। सर ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, आप आराम से रीड कर सकते हो। सर पहला चैप्टर अब यहाँ पे मैं पूरा एंड करता हूँ। प्लीज ये थ्योरी वाला पार्ट मिस नहीं करना, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में कई बार पूछ लिया जाता है। थैंक यू सो मच, राधे राधे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।